तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विपुल और आप हैं वीआईपी इस पॉइंट पे। और आज की जो तारीख है वो है 26 जून 2020। और आज के करंट अफेयर्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि ये है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किसने भारत की सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शंस हैं, ए जनार्दन रेड्डी, बी अभिनव राज, सी मनसुख मांडविया, डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी मनसुख मांडविया। जो ये मनसुख मांडविया है, खाजरानी राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 22 जून को इस वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किया है। और इस एक्सपो का जो आयोजन है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की बोलते हैं, FICCI द्वारा किया गया है। और याद रखने वाली बात यह है कि ये भारत का पहला और सबसे बड़ा वर्चुअल प्रदर्शनी था। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। जी हाँ, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को संयुक्त राज्य USA के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नए प्रमुख, जिसको निदेशक भी बोलते हैं, के रूप में नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर सुब्रा सुरेश के बाद दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें इस प्रमुख पद पर नामित किया गया है। और वो जो हैं वो 6 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के 16वें निदेशक के रूप में फ्रांस कोडोरवा से पद ग्रहण करेंगे। वहाँ से वो उसका पहला शुभारंभ करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको 2 वर्षों के लिए RBI के केंद्रीय बोर्ड का गैर आधिकारिक निदेशक नामित किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अजीत रोहतगी, बी नटराजन शेखरन, सी कृष्ण रामलिंगम, डी रेखा भनोज। तो जो इसका आंसर है जी वो है आंसर बी नटराजन शेखरन। भारतीय रिजर्व बैंक ने नटराजन शेखरन को 2 वर्ष के लिए अपना गैर आधिकारिक निदेशक नामित कर दिया है। ये जो नटराजन चंद्रशेखरन हैं वो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं इसमें फ़िलहाल वर्तमान में। वह 1987 से, कब से? 1987 से ही टाटा के साथ जुड़े हुए हैं और 2016 से RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि चौथा। निम्नलिखित में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन का इंसान पर पहला परीक्षण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, इटली, भारत। जी हाँ, जो इसका आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की जो एक विश्वविद्यालय है उसमें कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक व्यक्ति के ऊपर परीक्षण किया गया है जो उसी शहर का निवासी है। और इस दवा का, यानी जो ये वैक्सीन है, उसका नाम है OX1 COVID-19 दिया गया है। इस दवा का नाम क्या दिया गया है? OX1 COVID-19। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया किताब किसने लिखी है? ऑप्शन है, अजय तिवारी, बी शिवम वर्मा, सी मनीष त्रिपाठी, डी मधुमिता दास। तो जिसके जो लेखक हैं वो हैं मनीष त्रिपाठी। लंदन के नेहरू सेंटर के जो निदेशक और सर्वश्रेष्ठ विक्रय लेखक अमीश त्रिपाठी, जिनका नाम है, उन्होंने इसका लेखन किया हुआ है। यह पुस्तक 11वीं सदी का जो भारत था उस पर आधारित है, जब महमूद गजनवी ने और उसकी तुर्क सेना ने हमारे देश यानी भारत पर आक्रमण किया था और हमारे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर को लूट के तहस नहस कर दिया था। पुस्तक के प्रकाशक जो हैं वो वेस्टलैंड प्रकाशक हैं और इस बुक में
बहराइच के युद्ध का शानदार वर्णन किया गया है, जिस युद्ध में राजा सुहेल देव ने तुर्क सेना को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था अपने मातृभूमि के लिए, देश के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है छठवां, बहुत ही इम्पोर्टेंट। गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग त्सो लेक में तनाव के बीच चीनी सेना ने अब किस नए क्षेत्र में सैन्य गतिविधि शुरू की है? जी हाँ, हाल ही में चीन दुर्घटना से संबंधित प्रश्न है। इसके जो ऑप्शन है वो हैं डेप्सांग, बी नाथुला, सी चिपचैप, डी रोहतांगला। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेप्सांग। जो डेप्सांग का मैदान है, ये इसका आंसर होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक न्यूज़ अथॉरिटी ने दिया हुआ, जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। उसने बताया है कि जो डेप्सांग जो प्लेस है, जो मैदान है, प्लेन है, उसमें चीनी सेना ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है वहाँ पे। इंडियन एक्सप्रेस जो उनके सूत्रों से कहा गया है कि वहाँ पे उसने बहुत सारे हैवी जो व्हीकल्स हैं, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए हुए हैं, और वो भारत की जो पेट्रोलिंग कंपनी है उसको वहाँ पे काम करने से रोक रही है। और इस डेप्सांग में LAC के पश्चिम में शिफ्ट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और ये जो चीज़ें हैं वो पहली बार नहीं है। 2013 के अप्रैल में भी चीनी सेना जो है इस क्षेत्र में घुस आई थी, और जिसके बाद करीब 3 सप्ताह तक चले स्टैंड ऑफ के बाद, डिप्लोमेटिक वार्ता के बाद यह स्थिति फिर से बहाल की गई। आखिर में जहाँ तक हो सके दोस्तों, हमें ये करना है कि अपने भारत को सपोर्ट करना है, और चाइनीज़ जितनी भी चीज़ें हैं उनके बगैर काम चलाने की हमें कोशिश करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है सातवां। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं SBI, B CBI, C RBI, D UBI। इसका जो सही आंसर है वो है RBI। इसके तहत, इस प्रावधान के तहत करीब 1482 कितने 1482 सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सरकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब जो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है उसके सुपरविज़न में रखा जाएगा। और RBI की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होगी, यानी कोई भी अलग से रूल इनके लिए नहीं बनेगा। और सभी जानते हैं कि जो हमारे RBI के जो हेड हैं, गवर्नर हैं, वो कौन है? जी हाँ, शक्तिकांत दास। और इससे निवेशकों पे जो है, जो ये जो रूल आया है, इससे निवेशकों का जो है भरोसा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। वाकई जिनके पैसे सुरक्षित रहेंगे वही बैंकों में अपने पैसे जमा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पत्र की तरफ, जो है अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि 8वां। वर्तमान में गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन है? किनको नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नवनीत त्रिवेदी, B अजय भाटिया, C राजेश शुक्ला, D योगेंद्र शर्मा। ऑप्शन जो इसका सही है वो है राजेश शुक्ला। जो राजेश शुक्ला हैं उनको 5वां लोकायुक्त नियुक्त किया गया है गुजरात का। और ये जो है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन्हें शपथ दिला दी है, और ये कार्यभार ग्रहण भी कर चुके हैं। 23 जून को ही इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। जो राजेश शुक्ला हैं वो गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ये इस राज्य के 5वें लोकायुक्त बने हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पद जो है, इस मतलब कि राजेश शुक्ला से पहले जो थे DP बुच, जो कि 2018 में ही रिटायर हो गए थे, राजेश शुक्ला उन्हीं का पद लेंगे। और चलिए कुछ जानते हैं गुजरात के बारे में एक्स्ट्रा। सभी लोग जानते हैं कि गुजरात का CM कौन है? विजय रूपाणी है। राज्यपाल, अभी मैंने उनका नाम बताया, जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। यहाँ के अभी हाल ही के एग्जामों में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि गुजरात का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो जो सबसे छोटा ज़िला है वो है डांग। सबसे छोटा ज़िला डांग है। जब छोटा ज़िला डांग है तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा? जी वो होगा कच्छ। क्या होगा वो? कच्छ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है इंडियन
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, जिसको IFTAS भी कहते हैं, ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं मधुर भाटी, B TB शंकर, C अवनीश जैन, D राजेंद्र अग्रवाल। तो आपका जो आंसर है वो है आंसर सेकंड ऑप्शन नंबर B TB शंकर। IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। ये वर्तमान में RBI में फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिटनेस के जो कार्यकारी निदेशक का कार्यभार भी कौन संभाल रहा है? TB शंकर ही संभाल रहे हैं। TB शंकर जो हैं वो बैंकिंग प्रणाली के जाने माने व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटी हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में PhD कर रखा हुआ है। इनके अलावा ये कई सारे क्षेत्रों में भी काम कर चुके हैं। और ये संगठन है, इनका संगठन है वो डॉक्टर N राजेंद्रन को अपना CEO नियुक्त कर चुका है। और जो ये IFTAS है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में है इसका मुख्यालय। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 10, और ये इस प्रकार है। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, जिसको यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी कहते हैं, को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? US डॉलर, कितने अमेरिकी मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो आपके ऑप्शंस हैं 15 मिलियन डॉलर, B 10 मिलियन डॉलर, C 9 मिलियन डॉलर, D 12 मिलियन डॉलर। आपके जो आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, जो है 10 मिलियन डॉलर, US डॉलर जो कि है। यह राशि भारत ने फिलिस्तीनी जो शरणार्थी है उनकी कार्य के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए जो एजेंसी है UNRWA, जिसको यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी कहते हैं, उसको दिया हुआ है। कितने? 10 मिलियन डॉलर। और ये जो 10 मिलियन डॉलर है उसकी राशि जो भुगतान है वो अगले 2 सालों में किया जाएगा। कितने सालों में? 2 साल में। भारत ने UNRWA को 10 मिलियन डॉलर देने की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कर दी थी, पहले ही कर दिया था उसने। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन है, उन्होंने इसका मंचन किया था, इसकी अगुवाई की थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है 11वां। वो इस प्रकार है। खिलाड़ी पूर्णिमा जनीन का निधन हाल ही में हो गया है। वो 42 साल की थी। वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, B तीरंदाजी, C निशानेबाजी, D क्रिकेट। तो जिसका आंसर होगा वो होगा निशानेबाजी। जी हाँ, पूर्णिमा जनीन एक निशानेबाज थी जो हाल ही में कैंसर से पीड़ित थी। करीब 2 साल तक वो पीड़ित रही हैं। जो पूर्णिमा जनीन है, इन्होंने कई टूर्नामेंट टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अगुवाई की है, जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप एक्सेट्रा। जो ये ISSF है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF। इसके अलावा उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। पूर्णिमा जनीन को महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया हुआ है, और जिनका निधन हाल ही में हुआ है। वो किससे पीड़ित थी? कैंसर से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 12वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की कितनी कंपनियों को स्थान मिला हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 2, 7, 1। कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर B 2 कंपनियों को इसमें स्थान मिला हुआ है, जो हैं भारतीय स्टैंडअप कंपनियां, जो हैं स्टेल एप्स और जस्ट मनी। इन 2 कंपनियों को यहाँ पे स्थान मिला हुआ है। इससे पहले गूगल, एयरबीएनबी और किकस्टार्टर, मोजिला, स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकीमीडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 100 ऐसी संस्थाओं की सूची तैयार करता है जो अत्यधिक
और टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विक मुद्दों को संबोधित करती हैं। 5 साल पहले स्टार्टअप जस्ट मनी की स्थापना लिची चैपमन, प्रिया शर्मा और आशीष अंतरमणन ने किया था। इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी को संचालित किया था, शुरू किया था 5 साल पहले। यह स्टार्टअप कंज्यूमर को उधार देता है और जो ये स्टेलप्स है वो उसका स्थापना जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। यह फार्म टू कंज्यूमर चेन को डिजिटलाइज करता है और अपने एडवांस्ड एनालिटिक्स के माध्यम से डेयरी इकोसिस्टम पार्टनरशिप को सक्षम करने के लिए फुल स्टैक प्लेटफॉर्म इत्यादि जो है उनके सामने लाता है, उनको प्रस्तुत करता है। यह प्लेटफॉर्म जो है वो ये जो प्लेटफॉर्म है ये छोटे जो डेयरी किसानों को जो है डिजिटल भुगतान और आसान लेन देन वाली जो बीमा सुविधाएं हैं वो प्रदान करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 13वां। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस राज्य या शहर में बनाया गया है? जी हाँ, पूरा देश ये वैश्विक महामारी से पीड़ित है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो है कोरोना सेंटर जो है वो हमारे देश को प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जी हाँ, जो इसका आंसर होगा वो होगा दिल्ली। यह सेंटर दिल्ली के छतरपुर, कहाँ पे? छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर में बनाया गया है। किसको? इस कोविड-19 जो है सेंटर को, उसको बनाया गया है। ये करीब 300 एकड़ में फैला हुआ परिसर है जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, कोविड सेंटर के नाम से जाना जाएगा इसको। फिलहाल इसे तैयार किया जा रहा है। परिसर के अंदर करीब 12,50,000 वर्ग फुट का शेड जो है वो लगाया जाएगा, जिसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जाएंगे। कितने? 10,000 बेड। ठीक है, यह करीब 22 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा क्षेत्र होगा। इस शेड का इस्तेमाल सालों से सत्संग के लिए होता रहा है। इसके विशाल आकार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक साथ करीब 3 लाख लोग बैठ के सत्संग सुन चुके हैं। कोविड सेंटर में लगने वाले बेड को सैनिटाइज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होगा। उपराज्यपाल जो हैं दिल्ली के, कौन है? अनिल बैजल ने इसकी तैयारी का जायज़ा भी ले लिया है। यहाँ पर कुल 10,000 बेडों में से 1,000 ऐसे होंगे जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे होंगे। इसके साथ ही पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे मरीजों का जांच आसानी से हो सकेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 14वां। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किसने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? आपके ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी जहीर खान, डी राहुल द्रविड़। तो जिसका आंसर होगा वो है राहुल द्रविड़, जिनको हम लोग जानते हैं द वॉल के नाम से। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। जो ये विजडन इंडिया सर्वे है, उन्होंने राहुल द्रविड़ को पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना है। विजडन द्वारा कराए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने वोटिंग की थी। इसमें से राहुल द्रविड़ को 52%, कितने? 52% इनको वोटिंग मिली थी और सचिन तेंदुलकर को मिला था 48%। राहुल द्रविड़ के शुरुआती दौर में सचिन से बहुत पीछे थे, जैसे वोटिंग होती है आम चुनाव की तरह वैसे भी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने सचिन को पछाड़ा और ये जो पोल है उनके नाम किया गया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है आखिरी 15वां प्रश्न। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विस लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी कलराज मिश्र, डी शिवराज सिंह चौहान। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। 25 जून को डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है ई ब्लड सर्विस। यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है।
रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नई दिल्ली के सभी इलाकों में मोबाइल रक्त संग्रह इकाई भेजी जाएगी। इस ऐप के माध्यम से इसकी वजह से सरकार का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। एक व्यक्ति एक बार में करीब 4 यूनिट ब्लड का ऑर्डर दे सकता है। इस ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको CDAC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CDAC भी बोलते हैं। उसकी ई रक्त कोष टीम जो है उसी के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का बेहतरीन 15 करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स पसंद आई हुई। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगले दिन की तैयारी के लिए। धन्यवाद।